अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। आज का ये व्लॉग एक मुख्तसर व्लॉग होगा, लेकिन इसमें एक बड़े भरपूर सियासी किरदार पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मैं उनको डिस्कस करना चाहता हूं। KTR। KTR क्या है? KTR कौन है? KTR कहाँ है और ये क्या करता है? इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि ज़ाहिर है कि हमने जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है और इसमें इन शख्सियात के साथ ही मुलाकातें, राब्ते और इस पॉलिटिक्स को ही नज़दीक से देखा है। तो आजकल एक शख्सियत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़बरों में इन है, सियासी हलकों में और उनके जो अदालती हलके हैं वहाँ पर वो, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो KTR के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन अवामी हलकों में शायद ये नाम इतना मारूफ ना हो। KTR कौन है? KTR, जी हाँ, ख्वाजा तारक रहीम। इन्हें ख्वाजा तारक रहीम साहब को इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म बनाकर इन्हें KTR कहा जाता है। इनके दोस्तों के हलकों में, सियासी हलकों में जैसे मैंने कहा, और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, बहुत बड़े लॉयर हैं तो अदालती हलकों में भी, वकला के हलकों में भी KTR कहा जाता है। ख्वाजा तारक रहीम यानी KTR साहब जो हैं, ये एक बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत है, भरपूर शख्सियत है। और मुझे तो बल्कि ये बड़ी देर के बाद दोबारा से इनकी एंट्री हुई है, तो मुझे एक बड़ी खुशगवार इस हवाले से हैरत भी हुई है कि यानी इस उम्र में भी बंदा इतना एनर्जेटिक हो सकता है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें देखकर ये ख़ुद को भी ये एहसास दिलाया कि भाई अभी इतनी भी कोई ऐसी बात नहीं है, ठंडे नहीं पड़ना चाहिए। वो हमसे तो पता नहीं कितने बड़े हैं ख्वाजा साहब जो हैं, और ख्वाजा साहब ही मस्ट बी 75+। मैं मुहतात बात कर रहा हूँ कि लेकिन यह है कि इतने भरपूर हैं कि अब फिर से जो पावर पॉलिटिक्स जो है, जो इस वक्त इतने अरूज पर है, तो उसमें अगर किसी शख्सियत का नाम बार बार सामने आ रहा है तो वो KTR ही हैं। साकब निसार साहब के साथ, साबिक़ चीफ जस्टिस, उनके साथ उनकी 1, 2, 3 टैप्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। ना सिर्फ उनकी आई हैं बल्कि उनकी अहलिया राफ़िया तारक, उनकी भी टैप्स जो हैं वो आई हैं सामने। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी मदर इन लॉ के साथ उनकी गुफ्तगू, और तमाम गुफ्तगू जो है मियाँ बीवी की गुफ्तगू, वो मुल्क का जो मौजूदा सियासी जो भूचाल जो चल रहा है, जो खिचड़ी पक रही है, वो डायरेक्टली उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसी के साथ से रिलेटेड हैं। और अब ये देखें कितनी मज़े की बात है कि ये सब लोग जो हैं ये उनके साथ अभी भी जो है राब्ते में हैं और उनसे मशवरे लेते हैं। ख्वाजा साहब का ये जो स्टाइल है ये बड़ा पुराना है, और ख्वाजा साहब के बारे में एक बड़ी मशहूर है ये बात कि ये बैक वक्त एक नहीं बल्कि छः मुतहारब किस्म की शख्सियात और मुतहारब उनके क्लाइंट जो हैं उनको वो एक वक्त में वो सबको डील कर लेते हैं। इसमें कई यादगार बातें भी हैं। ख्वाजा साहब का अगर हम कहें कि 85 के जो गैर जमाती इंतखाबात थे उसमें नुमायां तौर पर ये सियासत में इन हुए थे, लेकिन ये इलेक्शन वो ग़ालिबन हार गए थे, गैर जमाती इलेक्शन। लेकिन उनकी अहलिया जो थी वो मजलिस शूरा की मेंबर जनरल ज़िया-उल हक ने उन्हें बना लिया था। अच्छा, इस पे अगर कहीं को थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की आगे पीछे हो तो मैं ख्वाजा साहब से पेश की माजरत, क्योंकि इसका मकसद कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं है इस वीडियो का। तो ख्वाजा साहब चूँकि लॉयर हैं इसलिए उनसे डर भी लगता है, हमारी तो वैसे उनसे पुरानी न्याज़मंदी है। तो ख्वाजा साहब जो हैं वो इतने बासलाहियत हैं कि हमने देखा और पर्सनली देखा, विटनेस किया इस चीज़ को कि एक वक्त में 2-2, 3-3, 4-4 लोग जो हैं वो, जैसे मैंने कहा कि मुतहारब, एक दूसरे के पता चलता है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन दोनों ही उनके क्लाइंट हैं, दोनों ही उनसे मुशावरत कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन एक आ गई। अच्छा, थोड़ा सा इससे पहले ये बताऊं कि ये ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पर जब 85 में तो इलेक्ट ना हो सके, लेकिन 88 में पीपल्स पार्टी में के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और लाहौर से MNA मुंतखब हो गए, जिस पर बेनज़ीर भुट्टो की उस हुकूमत में उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वज़ीर बनाया गया, फिर वो वाटर एंड पावर के वज़ीर भी बने। अच्छा, फिर उसके बाद बुनियादी तौर पर वो साबिक़ सदर फ़ारूक लगारी के दोस्त थे। अच्छा, जब फ़ारूक लगारी सदर बने
बीबी की दूसरी हुकूमत में, तो जब उनके इख्तलाफात हुए बेनज़ीर भुट्टो के साथ, तो ख्वाजा साहब खड़े हो गए फ़ारूक लगारी साहब के साथ, और वो फ़ारूक लगारी साहब का बड़ा फ्रीक्वेंट होता था उनके सदर मुमलिकत का उनके घर आना जाना, और मुशावरत भी बहुत करीबी होती थी। ख्वाजा साहब ने जो आखिरी फिर चोट मारी, जो सदर फ़ारूक लगारी ने उनकी असम्बली तोड़ने वाली, बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली तोड़ने वाली, उनकी हुकूमत को तोड़ने वाली, तो उसमें ख्वाजा साहब पूरे ऑन बोर्ड थे, और लम्हा बलम्हा वो तमाम कानूनी हवालों से वो उस वक्त थे। तो एक यादगार ये वाक़या ये है कि जब असम्बली टूटी, तो हम उस वक्त नए नए जर्नलिज़म में थे, तो मुझे कहा गया कि आप ख्वाजा साहब के घर चले जाएं, वहाँ पर हो सकता है सदर फ़ारूक लगारी आएँ या और भी कोई लोग आएँ, क्योंकि ख्वाजा साहब बड़े इन हैं ये सारे मामलात में। तो हम वहाँ पर गए, तो ख्वाजा साहब वाकई बहुत एक्टिव थे वहाँ पर, टेलीफोन वगैरह में इधर उधर बिज़ी थे और लोगों से भी मिल रहे थे। तो अभी ये असम्बली टूटी ही थी, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर गहमा गहमी थी। तो ख्वाजा साहब से हमने दो तीन रिपोर्टर्स थे वहाँ पर, हमने पूछा ख्वाजा साहब क्या बना जी, अब क्या बनेगा, अब आगे क्या होगा? तो ख्वाजा साहब बड़ी जल्दी में जैसे बोलते हैं, मैंने फ़ारूक को कह दिया है, मुझे बस तुम पंजाब में ही रहने दो, पंजाब मुझे दे दो, बस पंजाब है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता था कि हमारे सहाफ़ती हलकों में ये बात भी थी ख्वाजा साहब के बारे में कि बाज़ औक़ात ये बहुत सी डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो भी फीड करते हैं। तो पता नहीं इसमें जो बात जो करते हैं उसमें कितनी बात को हकीकत लिया जाए और कितनी जो है वो उसकी पैडिंग के तौर पर उससे लिया जाए। तो इस बात को भी कुछ लोगों ने वहाँ पर कहा कि पता नहीं अब ये गवर्नर बनते हैं कि पंजाब में रहने का क्या मतलब है, लेकिन सबने देखा कि फिर उसी दिन या उससे अगले दिन वो पंजाब में फ़ारूक लगारी के गवर्नर थे। तो ये उनका यानी एक जो था वो उस वक्त एक भरपूर थी, उनकी पॉलिटिक्स जो थी पूरे एक्टिव थे। फिर एक वक्त आया कि 2002 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पहले इंतखाबात करवाए, तो उसमें दो शख्सियात थीं वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार। एक थे मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली और एक थे मखदूम अमीन फ़हीम। मखदूम अमीन फ़हीम के साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ये बात चल रही थी कि आप बीबी को राज़ी करें और पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी जो है हुकूमत में शामिल हो जाए, और साथ हम काफ़ली को मिलाएं और नून लीग को अपोजिशन बेंचों पर बिठाएं, और आप पीपल्स पार्टी हुकूमत करें, बेनज़ीर भुट्टो बाहर रहें और आपको वो वज़ीर-ए-आज़म बना दे। तो मखदूम साहब इस बात पर, इस डील पर तो बीबी को राज़ी ना कर सके कि वो माइनस बेनज़ीर जो है वो ये हुकूमत बन जाए। तो उसी के फिर नतीजे में फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब मखदूम साहब ने इनकार कर दिया बीबी को छोड़ने से, तो उन्होंने फिर पैट्रियट ग्रुप उसके अंदर से बनवा लिया और 17-18 मेंबर्स जो थे वो तोड़कर एक अलग ग्रुप बनाकर उसमें उसे काफ़ली के साथ खड़ा करके हुकूमत बना दी थी। अच्छा, इससे पहले जितनी भी कशमकश चलती रही को 8-10 दिन, उसमें यानी दो मजबूत कैंडिडेट थे, एक ज़फ़रुल्लाह जमाली थे और एक मखदूम अमीन फ़हीम। दोनों ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बहुत सूट करते थे। और मज़े की बात, इंटरेस्टिंग ये बात ये है कि ख्वाजा साहब इन दोनों शख्सियात के दोस्त थे। तो हम उस वक्त जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उस पर ज़ाहिर है कि पूरी नज़र रखते थे एक रिपोर्टर के तौर पर। तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों ही जो एक दूसरे के मुकाबले में थे, जैसे मैंने पहले कहा कि एक वक्त में वो 4-4, 6-6 लोगों को साथ साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। तो मखदूम अमीन फ़हीम और ज़फ़रुल्लाह जमाली जो दोनों प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, दोनों ही ख्वाजा साहब के साथ के घर आते थे, ख्वाजा KTR के घर आते थे। सुबह के वक्त अगर मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली विज़िट करके गए हैं, तो शाम को मखदूम अमीन फ़हीम KTR के घर में बैठे हुए हैं और ये बात प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से हुकूमत कैसे बनाई जाएगी। ये जनाब का जो है बड़ा एक ख़ासा है, एक क्वालिटी है। फिर अब उसके बाद फिर जब वो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली बहरहाल बन गए, लेकिन फिर भी इन दोनों शख्सियात के साथ वो ज़फ़रुल्लाह जमाली जो थे मरहूम, वो वज़ीर-ए-आज़म बनकर भी इनके पास आते रहे। फिर ख्वाजा साहब जो हैं और मखदूम अमीन फ़हीम जो है उनका भी ताल्लुक़ जो है वो बरकरार रहा। इस तरह से ये इनकी शख्सियत इसी स्टाइल की है। और अब देखें, अब इन्होंने ये जो नया सिलसिला शुरू किया है उसमें इमरान ख़ान के बड़े ये एडवाइज़र हैं और इमरान ख़ान उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उनसे बड़े मशवरे लेते हैं। और अब वो इसमें
कोर्ट्स के अंदर केसेस को किस तरह से चलाना है, क्या मनूवरिंग क्या करनी है, इसमें वो बड़े एक्टिव हैं और आगे आगे हैं। और सारे लोग जो हैं मशवरे, साबिक़ चीफ जस्टिस भी उन्हें फ़ोन कर रहे हैं। अब पता नहीं और कौन कौन से ऐसे पर्दानशी हैं जो उन्हें फ़ोन करते हैं कि उनके फ़ोन जो है वो फ़ोन नहीं, अब तो वो बंदा ही भेजते होंगे जो बहुत ज़्यादा मोहताज जो रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो ख्वाजा साहब के साथ जो भी बात करता है उसका फ़ोन टेप हो जाता है। अब ये पता नहीं कि फ़ोन टेप किस एंड से होता है, ये हमें नहीं पता। तो ख्वाजा तारिक रहीम KTR इस तरह एक बड़ी हमा जैसी शख्सियत हैं। फिर यह है कि सियासी हलकों में, फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनकी जो मूवमेंट होती है उसको ये इस भी तनाज़ुर में देखा जाता है कि कहीं ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो नहीं कोई असाइनमेंट लेकर चले हुए, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो भी मौसूफ़ के यहाँ बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, सफारतकार वगैरह जो हैं वो उनमें उनका काफ़ी आना जाना लगा रहता है ख्वाजा साहब के पास। वो बहरहाल बात यही थी, मैंने सोचा कि आज ख्वाजा तारिक रहीम KTR को डिस्कस करें और अपने नाज़रीन को बताएं कि KTR कौन है और ये किस तरह से फैमिली बैकग्राउंड इनका बहरहाल बड़ा साउंड है। ये लाहौर की मशहूर कश्मीरी फैमिली हैं, ये वही फैमिली हैं जो मियाँ यूसुफ़ सलाहुद्दीन के ये कज़न हैं और इनकी अहलिया भी उनकी कज़न है। यानी ये एक लिहाज से इनडायरेक्टली अल्लामा इकबाल की फ़ैमिली के साथ भी जाके ताल्लुक़ बनता है इनका। तो ख्वाजा साहब अब बड़े इस बुढ़ापे में भी, इस जो है पिराना साली में भी बड़े एक्टिव हैं। जवानों वाली उनके अंदर हम देख रहे हैं। लोग नेगेटिवली भी उनकी एक्टिविटी को देखते हैं, ये भी देखते हैं कि ये शायद ये साज़िशी कैरेक्टर हैं, उन्हें साज़िशी कैरेक्टर के तौर पर भी लिया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये साज़िशें भी जो हैं ये पॉलिटिक्स का हिस्सा ही होती हैं। एक जो एक्टिविटी है वो एक फ़रीक के लिए हिकमत अमली होती है और दूसरे के लिए साजिश होती है। तो इसलिए छोड़ दें कि ख्वाजा तारिक रहीम साजिश कर रहे हैं या वो हिकमत अमली को किसी को बनाकर दे रहे हैं, लेकिन बाबा है इस वक्त बहुत एक्टिव। देखते हैं आने वाले दिनों में KTR क्या रंग नए दिखाते हैं और इस अपनी ज़ंबील में से क्या निकाल कर बरामद करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।